मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कि अब हमें रियलिटी शोज की रियलिटी पता है कि रियलिटी शोज आर जस्ट शोज नाउ। मैं जज थी तो मुझे अंदर की भी बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें कहना ठीक नहीं है। जो चीजें हिंदुस्तान में होती थी वो अब हिंदुस्तान का एक हिस्सा अलग हो गया है, तो उसको पाकिस्तान का म्यूजिक तो नहीं कह सकते, वो सब हिंदुस्तान का ही म्यूजिक है। हमारा जो आज का संगीत है वो खतरे में है, ये कहना चाहती हूँ। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं कुछ हद तक उस दिशा में आगे बढ़ भी गई थी, लेकिन जब मुझे समझ आया कि मुझे म्यूजिक ही करना है तो मैंने छोड़ दिया। वो कहती थी कि रीवा में शिक्षा कर्मी की नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी अगर तुम म्यूजिक ले लोगी। रात को जाने क्या होता है, हंसने लगते हैं। दर्शकों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने रीवा से निकलकर, तब वो बहुत छोटा शहर हुआ करता था, उतने संसाधन नहीं थे, आज रीवा वाकई कुछ बड़ा हो गया है। रीवा से निकलकर बॉलीवुड में, मुंबई में और पूरे देश और विदेश में अपना नाम स्थापित किया है। निश्चित तौर पे अपना नाम स्थापित किया है तो विंध्य का, हमारे रीवा का भी नाम उतनी ही तेजी के साथ एस्टेब्लिश हुआ वहाँ पर। हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में प्रतिभा सिंह बघेल जी, जिनको ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। हम जब बातें करेंगे तो उनकी जर्नी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। और सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे और हमारे बुलावे को स्वीकार किया और स्टूडियो में आई हमसे गुफ्तगू करने, हमसे बात करने। ये तो करना ही था, क्योंकि हर बार ये सोचकर आती हूँ कि इस बार सबसे मिलना जुलना हो पाएगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, क्योंकि दोनों घर यहाँ पर हैं तो दोनों घरों के बीच में जो सामंजस्य है वो बनाते बनाते कई बार सबसे मिलने का वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन इसीलिए ये सोचा इस बहाने सबसे एक बार मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू। अच्छा प्रतिभा जी, अपन बात शुरू करें तो हालांकि रीवा के लोगों को तो पता ही होगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, पर जो आज नए बच्चे हैं उनको आपकी संगीत की यात्रा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि संगीत की यात्रा के बारे में संक्षिप्त में आप बताएं। संगीत की यात्रा घर से ही शुरुआत हुई, क्योंकि अभी जिस उपलक्ष्य में हम सब लोग रीवा आए हुए हैं, मेरे चाचा जी स्वर्गीय श्री विजय बहादुर सिंह बघेल जी का निधन 1 साल कुछ पहले हो गया, तो उनकी श्रद्धांजलि के बतौर हम ये एक म्यूजिकल श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर ख्याति प्राप्त तो कहना बहुत छोटा शब्द है इन कलाकारों के लिए, लेकिन बहुत ही महान कलाकार, और हमारे एक छोटे से आग्रह पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। अनूप जलोटा जी हैं, दीपक पंडित जी हैं, पृथ्वी गंधर्व जी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉम्बे से आ रहे हैं यहाँ पर। तो चाचा जी का नाम लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं की वजह से शायद जो म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई है मेरी, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहा हमारे जीवन में म्यूज़िक का, क्योंकि वो ही एक ऐसी कड़ी बन गए हमारे लिए घर पे और प्रोफेशन में, जिनको देखकर हमें ऐसा लगा कि हम म्यूज़िक में अगर आगे जाना चाहें तो कर सकते हैं। तो घर से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में इंदौर पहुँचे, लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड में, यहाँ स्कूल कॉलेजेस में बहुत जाते थे हम, युवा उत्सव और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो भी होते थे उसमें जाते थे। और उसके बाद सारेगामा हुआ 2008 में, और फिर उसके बाद मुंबई ने एक शय दे दी हमें, और उसके बाद बस ये जर्नी शुरू है। मैं तो चाहती हूँ कि ये जर्नी कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा में म्यूज़िक जो है वो शरीर नष्ट हो जाने पर भी नहीं मिट सकता है। संगीत चीज़ ही संगीत ऐसी चीज़ ही है कि उसे आप मिटा नहीं सकते। तो बस ये जब तक सांस चलती रहे तब तक ये जर्नी चलती रहे। तो यहाँ आपने कैसे सीखा, यहाँ पे सीखा? यहाँ पर मैंने मेरे जो प्राथमिक गुरु थे घर के अलावा, जिनसे मैंने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया, मेरे गुरुजी सर रॉबर्ट जेम्स पसाना थे,
और वो ग्वालियर घराने के थे। जी जी। उनके अलावा मैंने कॉलेज में डॉक्टर सुहासिनी साठी जी, उनसे सीखा। मेरी टीचर्स डॉक्टर वनीता धुर्वे, डॉक्टर सरिता पाठक, इन लोगों से सीखा। और भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर राजकिशोर जी हैं जो कि टीआरएस कॉलेज में थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है, थोड़ा थोड़ा करके जहाँ भी मौका मिलता था मैं सीखती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी बहुत खुशनुमा रही है। बहुत सारे लोगों से सीखने का मौका मिला और वो सारे लोग मुझे प्यार भी बहुत करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। मुंबई में मैं अभी हरिहरन जी के पास कभी कभी जाती हूँ सीखने के लिए, जब भी उनके पास वक्त होता है तो वो बुला लेते हैं। सारेगामा की जो जर्नी रही आपकी, ये दुखद रहा कि आप टॉप पे नहीं आ पाई, लेकिन जितना भी हम लोग ने देखा और आपके वहाँ जितने संगीत गुरु थे जिनके घर आप शंकर जी के घराने में थी और बाकी जितने लोग थे, सब ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया। क्या कमी रह गई थी कुछ उस समय कि हम टॉप में नहीं आ पाए, या और कुछ वजह आप मानती हैं? एक शेर अर्ज करती हूँ, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मैं एक्चुअली उस वक्त जब सारेगामा में थी तब लगता था कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब सच्चाई सामने है, जो रियलिटी है, रियलिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड, वो सामने है। मुझे ऐसा लगता था जब मैं सारेगामा में थी कि एक बार टीवी में दिख जाए उतना ही बहुत है। उसके बाद में जब धीरे धीरे हमारे जजेस अप्रिशिएट करने लग गए तो लगता था कि अब बस टॉप 10 में पहुंच जाए तो बहुत है। टॉप 10 के बाद में लगा टॉप 5 में पहुंच जाए तो बहुत है। उसके बाद जब टॉप 4 में पहुंची और हर घराने में एक एक बच्चे बच्चे थे जी जी। तो शंकर जी ने इतना प्यार से मुझे, अभी भी मतलब लोगों को पता है कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं आज भी। उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि मेरे लिए तुम विनर हो। ना वो तो उन्होंने टीवी पर भी बोला था। उन्होंने टीवी में भी बोला था। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक उस वक्त थोड़ा ऐसा लगता था कि क्योंकि नया नया हमने ये सब देखा था जी। लेकिन अब यकीन मानिए इतने साल मुंबई में रह चुकी हूँ, इतने रियलिटी शोज वाले लोग अब दोस्त बन चुके हैं कि अब हमें रियलिटी शोज की रियलिटी पता है कि रियलिटी शोज आर जस्ट शोज नाउ। मतलब वो एक एंटरटेनमेंट का साधन है। उसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी रियलिटी इन रियलिटी शोज नाउ अ डेज। हमारे टाइम पे फिर भी होता था, काफी कुछ बचा रखा था। आई थिंक आई वाज द लास्ट लॉट। जब हमारा सारेगामा हुआ था तो वी वर द लास्ट लॉट ऑफ रियलिटी रियल पीपल। हमारा जो वो कभी ट्रैक अगर आगे निकल जाता था मैं अक्सर भूल जाती थी, जो कि मैं अभी भी भूल जाती हूँ। लिरिक्स याद नहीं रहते, लिरिक्स मुझे हमेशा भूल जाते हैं, मैं अभी भी कई बार भूल जाती हूँ। तो हमारे टाइम पे वो रियल होता था कि भूल गए तो भी ट्रैक रुकेगा नहीं या दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मतलब जीरो मार्जिन एरर का होता था। लेकिन अभी बहुत अलग हो चुके हैं, विच इज फाइन, क्योंकि अभी इतने रियलिटी शोज आ चुके हैं तो उनको रियल रखना थोड़ा सा मुश्किल है और इट्स ऑल टीआरपी गेम। तो लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वहाँ बहुत सीखने को मिला। बहुत कम अपेक्षा लेकर गई थी और बहुत ज्यादा मिला। और आज ये समझ आता है 15 साल मुंबई में रहने के बाद में कि रियलिटी शोज कैन गिव यू अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको अपनी रियल जर्नी शुरू करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि रियलिटी शोज में आने के बाद भी लोग थक हार के चले जाते हैं घर कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रियल जो आपकी जर्नी है वो वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। कि अब आपको वहां पर रहना है, अगर आपको अपना पैर जमाना है या आपको अपना करियर परस्यू करना है आगे, तो उसके लिए आगे की मेहनत आपको अपने हिस्से की खुद करनी पड़ेगी। तो अच्छा है, मुंबई बहुत कुछ आपको सिखा देता है, बहुत कुछ बताता है। म्यूजिक हो या एक्टिंग हो या किसी भी चीज, वहां पर तो गढ़ है इन सब चीजों का। तो वहां पर ये कहिए कि जो मतलब मीडियोक्रिटी है उसकी जगह नहीं है वहां पर। तो आपको अपना बेस्ट ही देना होगा। टू सर्वाइव यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग हार्ड।
आज आपकी जो स्थिति है उसको भी मैं शेर से बयां करता हूँ। जो आपने एक शेर बोला इरशाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि मंजिलें मिलती रहीं पर मैं यही कहता रहा, मंजिलें मिलती रहीं पर मैं यही कहता रहा, ये मेरी मंजिल नहीं, ये मेरी मंजिल क्या नहीं, बात कीप है, ऑन वॉकिंग। क्या बात है, क्या बात है, वही इसी में मैं भी विश्वास करती हूँ। तो प्रतिभा जी, रियलिटी शो की बात आई तो ये अक्सर विवादों में होते हैं और बहुत सारी चीज़ें अखबारों में, मीडिया में आती रहती हैं कि ये कुछ प्री प्लान्ड होते हैं या कभी कभी टीआरपी गेन करने के लिए, कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए ये सारे नाटक चलते हैं। तो क्या ऐसा हुआ है, होता है क्या? देखिए, मैं ना रिसेंटली अभी एक रियलिटी शो की जज भी रह चुकी हूँ। तो सुरों का एकलव्य एक दूरदर्शन में एक शो आ रहा था, उसकी मैं जज थी। तो मुझे अंदर की भी बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें कहना ठीक नहीं है। लेकिन थोड़ी चीजें सांकेतिक तौर पर ये जरूर होती हैं। बहुत सारी चीजें रियल नहीं होती हैं, विच इज मतलब जो आप लोगों को भी पता चलेगा। कई बार हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जो कि हम लोगों के यहाँ भी हुआ। कई बार कोई कंटेस्टेंट आपको इतना भा जाता है, उसकी कोई एक चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई हार्ड वर्किंग है, कोई बहुत सुरमे है, लेकिन उसकी बाकी जो चीजें, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी कंडक्ट, उसका सॉन्ग सिलेक्शन, वो सब चीजों का भी असर पड़ता है। तो कई बार होता है कि आपके ओपिनियन डिफरेंट होते हैं दूसरे जजेस से, तो वो कई बार हो जाता है। लेकिन उसको जिस तरह से दिखाया जाता है वो सीरियल की तरह से कि अब सास बहू के सीरियल जैसा अगर दिखा देते हैं, वो एक उसको ड्रामा बना देता है। पर ऐसा मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक दूसरे से ओपिनियन डिफरेंट हो ही सकता है। टीवी से लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं कि कुछ ना कुछ थ्रिल तो और ड्रामा हो। कोई तो थ्रिल बिल्कुल। अच्छा, रियलिटी शो में हमने देखा कि जितने भी टॉप में रहते हैं उसमें सब लोग बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते, मतलब सस्टेन नहीं कर पाते बहुत समय तक। कुछ लोग जल्दी ही आउट हो जाते हैं। जैसे आप भले फोर्थ में थी, लेकिन आप का एक नाम बन गया, आपने एक अपना स्थान बना लिया। आपके बाद, आपके पहले के या आपके समय के भी जो लोग और आपसे ऊपर गए, विनर्स नहीं बन पाते। तो इसका पीछे क्या कारण आपको लगता है? यही एकमात्र यही कारण है कि आप उस शो के बाद की आपकी जो जर्नी है, इतनी आदत हो जाती है स्टारडम की, इतनी आदत हो जाती है पब्लिसिटी की, इतनी आदत हो जाती है स्टार बिहेवियर की कि लोग आफ्टर इट्स डन, आफ्टर द शो इज ओवर, लोगों को, क्योंकि रियलिटी शो तो हर 6 महीने में आ रहे हैं नए, और हर चैनल में आ रहे हैं, तो मतलब एक टाइम पे 3 रियलिटी शोज आ रहे हैं। तो वो 3 रियलिटी शोज के जो बच्चे हैं, वो आई रियली फील बैड फॉर देम, क्योंकि उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि ये आपको, अभी तो उन्होंने अचानक इतना हाइप कर दिया कि वो स्टार बन गए बेचारे। उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा फील करवाते हैं कि वो स्टार्स हैं। वो फिल्म स्टार्स और म्यूजिक स्टार्स के साथ में वो उनका 24 घंटे उठना बैठना है, लेकिन उसके बाद में जो उनको कोई ये नहीं बताता है कि आपको इसके बाद भी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत शुरू करनी है, क्योंकि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यस। तो ये उनको एक बार बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियलिटी शोज तो 3 महीने के ही होते हैं। 3 महीने में इतनी हाइप मिलने के बाद में अगर आप सस्टेन करना है, तो आपको उसको बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि आज आप स्टार बन गए हैं या आप टीवी में स्टार दिख रहे हैं तो सरवाइव करने के लिए आपको अर्न भी करना पड़ेगा। मुंबई जैसी महानगरी में आपको सरवाइव करने के लिए कम से कम, मतलब आजीविका चलाने के लिए तो आपको पैसे कमाना भी जरूरी है। जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चा बहुत ही गोल्डन स्पून लेकर आया है। बिल्कुल। तो ये सब रियलिटी शोज में बताना भी चाहिए। अच्छा प्रतिभा जी, आप जैसे सिंगर यदि हमारे साथ हैं तो कुछ सुनना लाजमी हो जाता है, क्योंकि नहीं तो दर्शक कमेंट्स में हम लोगों को बहुत सारी बातें सुनाएंगे। तो कुछ गुनगुना के हमें बताएं। इन आँखों के मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं,
अफसाने हजारों है इन आँखों की मस्ती। क्या बात इस गाने की मस्ती के भी अफसाने हजारों हैं। प्रतिभा जी, संगीत की बैठकें जिसको पुराने संगीतकार बहुत तवज्जो देते थे, अक्सर बैठ के करा करते थे, वो बहुत कम हो गई हैं। क्या कारण समझती हैं आप इसके पीछे, और इससे संगीत को क्या नुकसान होता है या हो रहा है? मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा आपसे अलग सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं और सोशल मीडिया की वजह से वो दिखती भी ज़्यादा हैं। पहले संगीत की महफिलें होती थी, क्योंकि इसको आप समय से बांट नहीं सकते, क्योंकि जब 4 आर्टिस्ट मिलेंगे तो वो बैठ ही जाएंगे और कुछ म्यूज़िक की बात होगी, म्यूज़िक की बात निकलेगी तो कुछ गाना बजाना होगा। पहले की ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें पॉपुलर भी काफ़ी हो चुकी हैं। अब जैसे अगर मतलब अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा याद है कि अगर मैं मुंबई में हूं तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर में बैठक हो ही रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल लेवल पे हो जी कि नहीं, मतलब साउंड तो सिस्टम भी तो अपनी वैसी ही होती थी, तो वो महफिल बन ही जाती है। कोई ना कोई, कभी ऋचा दीदी के यहाँ पर शुरू हो जाती है, कभी मेरे यहाँ पर शुरू हो जाती है, कभी हमारे दोस्त हैं पृथ्वी गंधर्व उनके यहाँ शुरू हो जाती है, कभी अनूप जी के यहाँ पर शुरू हो जाती है। और बहुत अच्छा भी लगता है। ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम लोग होते हैं, सारे कॉमन म्यूजिशियंस होते हैं, तो ये काफ़ी होता है। मुंबई में तो इसका बहुत चलन है। मुझे ये नहीं पता कि बाकी जगहों पर कितना चलन है इन बैठकों का, लेकिन मुंबई में तो बहुत चलन है ये। ऋचा जी के साथ आपको बहुत देखा है, मतलब अक्सर ज्यादातर मुझको लगता है कि बैठकें वहीं पे उनके घर में ज्यादा होती होंगी। उनके घर की बैठकें पॉपुलर बहुत हो गई हैं। अच्छा। क्योंकि ऋचा दीदी जब भी वो अपने घर पे कुछ करती हैं तो उनको बड़ा शौक है बहुत अच्छी तरह से महफिल ऑर्गेनाइज करना। कभी गणपति के वक्त उनके हमेशा एक दिन उनके घर पे होता है, एक दिन शंकर जी के यहाँ होता है। ऐसे हमारे यहाँ पर जो म्यूजिशियंस हैं दे आर रियली आई वुड से बहुत एंथू हैं म्यूजिक को लेकर कि गणपति के टाइम पे आपके पास एक भी दिन का टाइम नहीं होगा फ्री। ऑल 13 days यू हैव टू बी समवेयर सिंगिंग, क्योंकि किसी ना किसी के यहाँ पे हर रोज संगीत संध्या या भजन संध्या हो ही रही होती है। एंड दैट भजन संध्या टर्न्स इनटू बॉलीवुड, गजल, ठुमरीज, जो भी जिसकी ऑफरिंग हो सब कर सकते हैं। तो ऋचा दीदी के यहाँ की महफिलें बहुत पॉपुलर इसलिए भी होती हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया में, अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो कई बार वो लाइव भी चली जाती हैं। तो उनकी महफिलें काफ़ी पॉपुलर हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है ऐसी महफिलें देखना। तो ऋचा दीदी के यहाँ की महफिलों की वाकई पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। आपने कहा कि ये बात सही है कि सोशल मीडिया के कारण ये चीज़ें पॉपुलर ज़्यादा हो रही हैं, पर छोटे शहरों में अभी उतना इनका चलन नहीं आया है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि चलन ये छोटे शहरों से ही शुरू हुआ होगा। व्हाट आई फील के घराने जो भी, चाहे वो रामपुर घराना हो या बांदा घराना हो या पटियाला घराना हो, जब घरानों में बैठते थे लोग, आपस में बैठते थे, खानदानी ही लोग आपस में बैठते थे तो गाते बजाते थे और वो उनको महफिल का और बैठक का नाम देते थे। पाकिस्तान में वो ज्यादा पॉपुलर था और फिर पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना, तो हिंदुस्तान ही हुआ करता था। जो चीजें हिंदुस्तान में होती थी वो अब हिंदुस्तान का एक हिस्सा अलग हो गया है, तो उसको पाकिस्तान का म्यूजिक तो नहीं कह सकते, वो सब हिंदुस्तान का ही म्यूजिक है बिल्कुल, और जो कि अब उनके हिस्से आ गया है। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था कि न्यू कमर्स के लिए यदि अपन बात करें, जो नया नया संगीत सीखते हैं या सीख रहे हैं, बैठकों की जो शुरुआत हुई थी वो इसी लिहाज से की गई थी कि जो बच्चे घराने के, अपने खानदान के जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं, उनको वो तौर तरीके, तहजीब वो सिखाने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे वो उसमें गाते थे, बजाते थे, तो वो उनको एक संगीत की तहजीब समझ में आती थी, संगीत समझ में आता था।
आज जैसे आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग जहाँ जहाँ बैठते हैं तो वहाँ सब गाने बजाने वाले ही लोग ज्यादातर होते हैं। जी। मैं न्यू कमर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हम्म, कितना जरूरी है उनके लिए ये बैठ के। बेहद ज़रूरी है, मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है। अगर अभी भी नहीं हुआ तो हमारा जो आज का संगीत है वो खतरे में है, ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये नहीं करते हैं तो अ, क्या है कि उस वक्त का म्यूजिक उस टाइम पे होता था, उस हमारे बुजुर्गों से पास ऑन हुआ हम तक। बिल्कुल। तो आज हमें और हमारे तरह के जितने भी लोग म्यूजिक करते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की बैठकें, चलिए मैं कहती हूँ हफ्ते में एक दिन ना सही पर महीने में एक दिन करना चाहिए। और ऐसे जितने भी भावी स्टूडेंट्स हैं म्यूजिक को, जो चाहते हैं कि कुछ म्यूजिक में करना है, उनको आज का म्यूजिक बताना भी बहुत जरूरी है कि, और पुराना म्यूजिक पास ऑन करना भी जरूरी है। जो हमारी मतलब अगर जनरेशंस तक चला आ रहा है पहले का म्यूजिक, सोचिए कि अगर मेहदी हसन साहब का और अख्तरी बाई का म्यूजिक अगर हम लोगों तक पहुंचा है तो शायद हमारे फैमिली में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी वजह से पहुंचा है, हमारे गुरुओं की वजह से पहुंचा है। तो अब ये बतौर सीनियर हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने आगे आने वाली जनरेशन तक ये पास ऑन करें। और उनको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उनको ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उस्ताद राशिद खान साहब के साथ आपने गाया चदरिया, नहीं झीनी रे झीनी, सॉरी झीनी रे झीनी। कैसा अनुभव रहा इतने बड़े कलाकार के साथ आपने गाया? एक डर रहा होगा या संकोच रहा होगा, झिझक रही होगी? मेरे लिए ये पहला बॉलीवुड गाना था। और जब पता चला कि उस्ताद राशिद खान साहब के साथ में है तो वाकई मतलब ऐसा लगा कि ड्रीम कम ट्रू है, कि जिनको सुनते थे हमेशा से। उस गाने के साथ भी एक कहानी हो गई कि सचिन जिगर में से सचिन जो हैं वो अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैंने ऐसे ही बैठकर जैमिंग कर रहे थे तो ये मैंने एक ठुमरी है नदिया बैरी भई गिरिजा देवी जी की, तो ऐसे ही जैम करते हुए गा रही थी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। अच्छा। बाद में बताया कि ये फाइनल हो गया है, अभी नया गाना है उसमें ये पार्ट भी है ठुमरी तुमको का, गाना है और तुम्हें गाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले जब टाइम आएगा इसका तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और जब उनका फोन आया तो मैं ऐसी परिस्थिति में थी कि मैं जा नहीं सकी, क्योंकि मेरी 2 दिन बाद शादी थी। अच्छा। 2013 में। तो मैंने उनको बोला कि अब मतलब मैं जानती हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब मैं शादी छोड़कर तो नहीं आ सकती। तो अगर आप इंतजार कर सकते हो तो कर लो, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं कर सकते तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो उन लोगों ने इंतजार भी किया और शादी के 10 दिन 12 दिन बाद जब भी मैं यहाँ से गई तो मैं सीधा स्टूडियो जाकर ये रिकॉर्ड किया। तो मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय क्षण था कि उस्ताद राशिद खान साहब के साथ में ये, वो भी पहला गाना मेरा। बहुत स्पेशल है ये गाना मेरे लिए। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले उस्ताद साहब से आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत। उनके साथ में फिर एक बार और सौभाग्य हुआ मुझे गाने का। एक एल्बम आया था अनबाउंडेड, जिसमें बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ में भी हम लोगों ने कोलैबोरेट किया था। ये एल्बम किया था पूर्बाइन चैटर्जी ने। वो भी बहुत बड़े माइस्ट्रो हैं, सितारिस्ट हैं, कंपोजर हैं। तो उन्होंने ये एल्बम की थी सूफी स्कोर के साथ में, तो जिसमें बेला फ्लेक ये लोग मतलब 47 टाइम्स ग्रैमी नॉमिनी और विनर्स हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में उस्ताद जाकिर हुसैन, उस बेला फ्लेक और गैरी हस्बैंड, इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम थे इस एल्बम में। उसमें एक ट्रैक था इंतज़ार जिसका नाम था, उसमें मैं और राशिद खान साहब एक और बार साथ में गाए। तो उन्होंने बोला था मुझे, इस गाने के दौरान बोला था, पहले तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी जी। लेकिन इस गाने के दौरान उनको मैंने याद दिलाया कि मैंने एक बार और आपके साथ गाया था। तो उन्होंने बोला कि आपके साथ तो दूसरा गाना हो गया, अभी तीसरा गाना जल्दी करना पड़ेगा, हैट्रिक बनानी पड़ेगी। तो बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। आई फील रियली ऑनर्ड
कि उनके साथ 2 गाने गाने का मौका मिला। जाकिर हुसैन साहब का जिक्र किया, अभी आपका जो एल्बम आया दीपक पंडित के साथ, उनके उसमें क्या शायद बोले नैना साइलेंस से स्पीक। हाँ, गुलजार साहब के गीत थे उसमें। जब इतने बड़े कलाकार हमारे साथ रहते हैं या उनकी चीज़ों को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अब गुलजार साहब दशकों से इस फील्ड में है, अदायगी जो है शब्दों की, गीतकार जब बड़ा होता है तो गायक को हमेशा ये लगता है कि उसकी अदायगी ऐसी होनी चाहिए कि जो वो सोच के जो लिख रहा है वो हम डिलीवर कर पाएँ। तो उस समय और जाकिर साहब के साथ गाने में आपको कोई दबाव या कोई ऐसा क्षण जो आपको लगे कि हाँ ये हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए? थ्रू आउट दिस एल्बम ये बोले नैना साइलेंस से स्पीक ये गुलजार साहब का ही दिया हुआ नाम है। शुरुआत होती है कि हम लोगों ने सोचा कि क्या करें, और अगर ऐसा कुछ करना है ओरिजिनल, तो एक सूफी स्कोर नाम की कंपनी है, म्यूजिक लेबल है, जिन्होंने ये हमें पूरी आज़ादी दे दी कि आपको जितना जिसके साथ में आपको काम करना है आप वो कीजिए। तो हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी लिबर्टी है कि अपने हिसाब का म्यूज़िक करना है, और वो हर तरह से साथ थे। इस तरह के म्यूज़िक को बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है और बहुत प्रमोशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेंडिंग काम तो है नहीं कि 1 घंटे में 100 मिलियन हो जाएंगे। तो मुश्किल था हम लोगों के लिए भी। उसके बाद में ये लगा कि इसको स्पेशल बनाना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला म्यूज़िक एल्बम था ये। तो दीपक पंडित जी जो कि बहुत बड़े वायलिनिस्ट हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ जाकिर सर से कि अगर वो इसमें अगर प्ले कर दें तो हमारे ट्रैक की गरिमा बढ़ जाएगी। तो उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दिया और उन्होंने प्ले करके भेज दिया। तब वो यूएस में थे। और उसके बाद में गुलजार साहब से तो शुरुआत ही हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैं 2 ठुमरीज और 4 गज़लें तुम्हें दूंगा, और हम बैठकर उनके पास में बहुत अच्छी तरह से हमने सारे एक वर्ड्स कैसे बोलना है, क्या अदायगी होगी, वो सब उन्होंने समझाया भी, और प्यार भी करते हैं मुझे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया और बहुत खुश थे जब ये एल्बम हम लोगों ने उनको सुनाया करने के बाद में। फिर एक और भी इंसान की, तो ये सब चीज़ें बेसिकली कि दीपक पंडित जी ने पूरा ही उनकी वजह से ये संभव हो पाया। और इसको एक इतने बड़े लेवल में ऐड करने के लिए, मतलब उसमें ऐड करने के लिए कि इसका स्तर और बढ़ जाए, एक और इंसान का नाम मेंशन करना ज़रूरी है, रवि जाधव, जो कि मराठी सिनेमेटोग्राफर हैं, बहुत बहुत फाइन आर्टिस्ट हैं, बहुत फाइन काम करते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने ये एल्बम पूरा डायरेक्ट किया, मुझसे डांस करवाया, कथक करवाया जो कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने थोड़े बहुत थिएटर्स भी किए हुए थे, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी कोशिश करके कर पाई। तो ये सब चीज़ों को पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए सूफी स्कोर ने बहुत बड़ा योगदान निभाया, जिसकी वजह से आज सब बोले नैना जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी बात किया आपने जो कथक की, मैं आपसे पूछने भी वाला था कि कई सारे एल्बम्स में आपको मैंने एक्ट करते देखा, डांस करते देखा, तो ये शौक पहले से था, ये यहाँ बॉलीवुड में जाके या इंडस्ट्री में जाके ये हुआ? शौक मतलब म्यूजिक था अंदर, तो कहीं ना कहीं डांस वांस करते तो थे ही हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में। जी। लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी अच्छी तरह से करने का कभी मौका मिलेगा। तो मौका मिला तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, चलिए सीखा जाए। तो मैंने फिर मुगले आजम जब किया था, मुगले आजम और उमराव जान किया था, तब उसके दौरान मैंने थोड़ा कथक सीखा भी था, तो आसान हो गया उस वजह से। और फिर कोरियोग्राफर्स की मेहनत है, उनको मेरे साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी तो लेकिन कोशिश की मैंने, होपफुली ठीक ठाक आ गया। शंकर जी के साथ जो काम किया आपने, शंकर जी के साथ आपका काफ़ी समय बीता, अभी भी आप उनके साथ, कैसा आपका अनुभव है उनके साथ काम करने का? शंकर जी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि शंकर जी जैसा आर्टिस्ट
बहुत दुर्लभ है। हिंदुस्तान ही नहीं, मतलब वो उनके लिए तो क्या ही कहें कि वो विदेशों में भी, और उन्होंने कर्नाटिक, हिंदुस्तानी, बॉलीवुड, हर चीज़ को उन्होंने इतनी अच्छी तरह बैलेंस किया हुआ है कि वो कर्नाटिक म्यूज़िक भी उतना ही महारत के साथ गाते हैं, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल भी उतना ही महारत के साथ गाते हैं, और बॉलीवुड में तो सब जानते ही हैं। तो दिल चाहता है से लेकर हिंदुस्तानी क्लासिकल में चाहे बंदिश हो या आप तराना कहिए या आप अभंग कहिए, कुछ भी, मतलब उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? डिसिप्लिन से। जब मैं उनको देखती हूँ ऐसे, अक्सर जब भी उनसे मुलाकात होती है तो मैं देखती हूँ कि उनकी गाड़ी में उनका खाना भी रहता है, उनकी गाड़ी में उनका पानी रहता है, वो टाइम उनका क्लॉक बजता है कि पानी पीना है। देखती हूँ कि कितना सब चीज़ें डिसिप्लिन्ड है, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और उतने ही मस्तीखोर भी हैं। मतलब ये समझिए कि आप अगर कभी ज़िंदगी में आपने उतनी मस्ती नहीं की होगी अगर आप महादेवंस के यहाँ नहीं गए हैं तो। अच्छा। हमारी ज़िंदगी में जो भी मस्तियाँ होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सब महादेवंस के यहाँ ही होती हैं। अच्छा। तो चाहे वो बर्थडेज हों या फिर वो कोई गणपति हो, जैसे अभी गणपति आ रहे हैं तो अभी शंकर जी के यहाँ की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं कि इस दिन आरती है, इस दिन ये है, इस दिन भजन संध्या है। तो एवरीबडी फील्स दिस वे। उनका जो डिसिप्लिन है, उनका रियाज का डिसिप्लिन है, उनका लोगों से कंडक्ट करना किस तरह चाहिए, फैमिली का किस तरह से वो बैलेंस रखते हैं, अपने करियर और फैमिली का जो बैलेंस है वो बहुत खूबसूरती से निभाते हैं। सारे रिश्तों को वो इतने अच्छी तरह निभाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट का रिश्ता हो, चाहे वो म्यूजिशियंस का रिश्ता हो, चाहे वो फैमिली का रिश्ता हो, ये सारी चीज़ें वो बहुत बखूबी निभाते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत मतलब सीखने को मिलता है। इतना पैशन है म्यूज़िक के लिए, अब सारे यंगस्टर्स को इतना मोटिवेट करते हैं उनको। जहाँ आई थिंक मैंने अपने करियर के मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मी सॉन्ग्स हैं वो शंकर जी के लिए गाए हैं, तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या गाना पसंद है? बॉलीवुड है या गज़ल है, उपशास्त्रीय है, शास्त्रीय है? सब कुछ गाना अच्छा लगता है। जो अच्छी चीज़ लग गई मन को उस वक्त, वो ही अच्छा लगता है गाना। बॉलीवुड में भी मतलब गाने में कुछ ख़राब नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं। हिंदी सिनेमा के पुराने गाने आप सुनकर ही बड़े हुए हैं। शौक तभी पनपता है। शौक तो तभी पनपता है। और हमारे घर में थोड़ा सा माहौल अलग भी था। हम लोग गज़लें और शास्त्रीय संगीत भी सुनकर बड़े हुए हैं। तो मुझे हर चीज़ गाना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, जिसमें सुर है वो बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा ही नहीं सकता। तो सब चीज़ें मुझे गाना अच्छा लगता है। फिर भी कुछ तो चॉइस होगी कि गज़ल ज़्यादा? गज़ल बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि गज़ल इसलिए पसंद है बहुत क्योंकि उसमें पोएट्री है। और पोएट्री ऐसी चीज़ है कि आप पोएट्री इज़ लाइक अ कॉन्वर्सेशन। आप वो बात भी कह सकते हैं पोएट्री और म्यूजिक के माध्यम से जो आप शायद डायरेक्टली किसी को नहीं कह सकते। तो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है पोएट्री मेरे लिए। रीवा में, मतलब आप रीवा से बिलोंग करती हैं, एक बार आपका एक शो हुआ विंध्य महोत्सव में। उसके बाद लंबे समय तक आपका कोई शो रीवा में नहीं हुआ। क्या इच्छा नहीं होती है यहाँ गाने की, या हो नहीं पा रहा है कुछ? मैं तो ऐसा प्लान कर रही हूँ कि हमारी एक सीरीज़ है दास्ताने गज़ल जी, जो कि हम लोग कई सिटीज़ में उसके 2 सीज़न कर चुके हैं। इस बार पूरा प्लान था कि रीवा में करना है, राज कपूर ऑडिटोरियम में। लेकिन राज कपूर ऑडिटोरियम में आई थिंक कुछ फायर एग्जिट प्लान का कुछ प्रॉब्लम है, जो कि बुक माई शो लेता नहीं है ऐसे कोई भी। अच्छा। उनको फायर एग्जिट प्लान चाहिए ही होता है। ओके। तो इस वजह से शायद यहाँ पर हो नहीं पाया। नहीं तो मैं तो रीवा आने का कोई भी बहाना छोड़ती ही नहीं हूँ। तो ओपन में करिए। तो ओपन में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं तो रीवा आने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बस यही है कि उसको कैसे करना है, कौन करे, क्योंकि मैं तो ठहरी आर्टिस्ट, तो ये हमारे बस की बात तो है नहीं ऑर्गेनाइज करना। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई भी बुलाएगा तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं रीवा ना आऊँ परफॉर्म करने। अच्छा, वापस जाते हैं लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में। जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
उनकी सार्थकता आप क्या समझती हैं कि वो वहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं? बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसको कंटिन्यू करते हैं अपने म्यूज़िक को। हालांकि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके पीछे ध्येय यही रहता है कि जो उस तरह के शौकिया बच्चे हैं या लोग हैं वो आगे बढ़ें अपनी जर्नी को लेके। तो क्यों नहीं उतनी हाइप मिल पाती है इस तरह से कि एक बार ये समारोह हुआ, उसके बाद जो जिले स्तर पे जो बातें होती हैं वो फिर दब सी जाती हैं, बहुत हाइप नहीं मिल पाती या बहुत लोग उसमें घुस नहीं पाते या कॉम्पीट नहीं कर पाते? बात ये नहीं है, देखिए किसी भी चीज़ को आजकल हम लोग पॉपुलैरिटी से आंकने लग गए हैं कि कोई भी चीज़, जैसे सारेगामा को बहुत लोग जानते हैं क्योंकि इतना पॉपुलर शो है। कोई भी चीज़ पॉपुलैरिटी से आजकल हम आंकने लग गए हैं और लेकिन महत्व सबका उतना ही है। जैसे कि मैं जब लता मंगेशकर अलंकरण अवार्ड के लिए गई थी तो यही सारे कुछ चेहरे आपको हर जगह दिख जाते हैं। जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर म्यूजिक के लिए डिवोशन है, वो कहीं ना कहीं से आगे पहुंच ही जाएगा, निकल के चला ही जाएगा, उसको कोई चीज़ दबा नहीं सकती है। और जो दब गई मतलब उसके अंदर उतना पैशन है भी नहीं। कई बार मैं बहुत सारे जगहों पर ये डायलॉग सुनती हूँ कि अरे आपका तो इतना अच्छा चल रहा है, हम लोग का तो सब छूट छाट गया। मतलब ये एक, और घर पे भी सुनती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मैं भी कभी ये कहती हूँ, उनको ये जज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपके अंदर उतनी लगन है किसी भी चीज़ को लेकर तो उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका झगड़ा होगा घर में, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। जब तक आप लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए तो सामने वाले को उतना पैशन थोड़ी ना है म्यूजिक के लिए, वो कैसे समझेगा? जब आप ही अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने पैशन के लिए जब आप ही आगे नहीं खड़े हो रहे हैं तो कोई और कैसे आपका साथ देगा? आप एक बार अपने पैशन के लिए आप खड़े हो जाइए, उसके बाद में परिवार वाले भी देखने लग जाते हैं कि नहीं इसको इतना पैशन है, चलो इसको एक बार ये करके देख लेने देते हैं। और अगर आप उसमें मेहनत से लगे रहेंगे तो परिवार वाले भी एक दिन समझ जाते हैं कि नहीं भाई ये ठीक काम कर रहा है। परिवार वालों का अंतिम उद्देश्य ये है कि आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं कुछ हद तक उस दिशा में आगे बढ़ भी गई थी, लेकिन जब मुझे समझ आया कि मुझे म्यूजिक ही करना है तो मैंने छोड़ दिया। पिताजी तो बहुत खुश थे, बाकी सब लोग भी घर के खुश थे, पर मेरी मम्मी ने 1 महीने बात ही नहीं की थी मुझसे। वो कहती थी कि रीवा में शिक्षा कर्मी की नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी अगर तुम म्यूजिक ले लोगी। तो वो डायलॉग मुझे अभी भी याद है। तो हम लोग सोचते थे कि बात वैसे कह तो सही रही है लेकिन फिर भी मुझे करना है। तो मुझे ऐसा था कि तब तो सारेगामा बहुत दूर की खीर थी हमारे लिए। जी। और दूर की ही नहीं, मतलब सोचा ही नहीं था कभी कि मुंबई जाना है। इतना सोचते ही नहीं थे हम लोग। एक तो राजपूत की लड़की होकर गा रहे हो यही बहुत है तुम्हारे लिए, और उसके बाद म्यूजिक में करियर बनाना है मतलब प्रोफेसर बन जाओ। हाँ, हमें भी कुछ ऐसी जानकारी है कि आपने पहले मैथ्स लिया था शायद, फिर आपने उसको चेंज किया और आर्ट्स में आ गए। तो ये सब चीजें थी। शुरुआत में मुश्किल था क्योंकि रीवा उस वक्त तो और भी कम संसाधन थे रीवा में। उस वक्त लोगों की अवेयरनेस भी बहुत कम थी म्यूजिक को लेकर। अब सोशल मीडिया है, अब लोगों को थोड़े से पेरेंट्स इजी भी हो गए हैं मुझे लगता है बच्चों को लेकर, कि उनको अब लगता है कि म्यूजिक हो या किसी भी क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है, अब लाइंस ओपन है काफी कुछ, अगर उनको दिखता है कि आयाम है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। पहले इतना सपोर्ट मिल नहीं पाता था, लेकिन मेरे खानदान वाले, ऊपर वाले ने मुझे इतना ब्लेसिंग देकर भेजा कि मेरे खानदान वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया म्यूजिक के लिए। एक गजल गुनगुनाइए, कोई प्राइवेट कंपोजिशन हो तो बहुत अच्छा होगा। प्राइवेट कंपोजिशन या जो हाँ, अपनी ही ओरिजिनल बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो आपको राइट्स के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा। गुलजार साहब की ये लिखी हुई वही बोले नैना से ही एक गजल है। रात को जाने क्या होता है, हंसने लगती है। रात को जाने
क्या होता है, हंसने लगती है। टीन की चादर पर जब बारिश बजने लगती है, रात को जाने क्या होता है, हंसने लगती है। गुलजार साहब की बात ही कुछ और है। उनकी सोच कितनी अलग है। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत ये एल्बम हुआ था। दीपक जी ने इसे कंपोज भी बहुत अच्छा किया था। बॉलीवुड में आप क्या हसरत है, किसके साथ गाने की इच्छा है या किसके कंपोजिशन गाने की इच्छा है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? ऐसे तो बहुत इच्छाएं हैं। एक सिंगर से ये पूछना कि किसके लिए गाने की इच्छा है, तो मुझे लगता है ऐसे नाम बहुत सारे निकल आएंगे। पर अगर एक दो नाम लेना चाहूँ तो क्योंकि मेरे बहुत सारे फेवरेट्स के लिए मैं ऑलरेडी गा चुकी हूँ, जैसे संजय लीला भंसाली जी के लिए गा चुकी हूँ, शंकर जी के लिए, सलीम सुलेमान के लिए, इन लोगों के लिए मैं गा चुकी हूँ। अभी बहुत पसंदीदा लोगों में से मैं एक दो नाम ले सकती हूँ कि मुझे रहमान सर के लिए गाना है जो कि मैं गाती रहती हूँ, लेकिन अभी वो कभी आया नहीं है बाहर, तो उनके लिए एक बार गाने की इच्छा है। अजय अतुल का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, उनके लिए गाने की इच्छा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए गाने की इच्छा है मेरी। हरिहरन जी के साथ आप ने बताया कि जाते रहते हैं हम, क्या विशेष बात है उनमें एज गजल सिंगर, यदि अपन या एक सिंगर के बतौर देखें तो? देखिए, फिर से एक शेर याद आ गया। उसकी कुर्बत में अजब दूरी है, आदमी होके खुदा लगता है। वाह। हरि जी को मेरे चाचा जी ने मुझे एक कैसेट लाकर दिया था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। हाजिर नाम था उस कैसेट का, जिसमें हरि जी और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब दोनों लोगों ने कोलैबोरेट करके ये एक एल्बम निकाला था। उसका एक एक पीस मुझे रटा हुआ है, मतलब इतना सुना है मैंने उस गजल एल्बम को। उसके बाद में हरि जी की सारी गजल एल्बम्स हम लोगों ने सुन डाली और मुझे सब बाय हार्ट है, उनकी सारी गजलें मुझे पता है। उस वक्त से मैं उनको गुरु मानती हूँ। और अब जब वो साथ में होते हैं तो ऐसा रियली ऐसा लगता है कि सभी गजल वालों के लिए एक हरि जी ऐसे एक वाहिद इंसान ऐसे हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि वो चाहे बड़ी उम्र वाला सिंगर हो या छोटी उम्र वाला सिंगर हो, हर किसी के लिए ही इज लाइक अ गुरु। तो उनकी यही खासियत है उनकी कि वो सबके लिए गुरु तुल्य हैं। नए बच्चों के लिए कुछ आपका संदेश? नए बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, म्यूजिक करना चाहते हैं, मैं म्यूजिक के लिए इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं म्यूजिक में हूँ। अगर म्यूजिक करना चाहते हैं तो उसकी बेसिक्स ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत है तो आप फिर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी गा सकते हैं। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है, रियाज करना बहुत ज़रूरी है और अच्छा म्यूजिक सुनना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी आपका। और दर्शकों, ये थी प्रतिभा सिंह बघेल जी। इनको आपने सुना, इनकी जर्नी के बारे में सुना, इनके अपने विचार सुने संगीत को लेके और बहुत सारी और रियलिटी शोज़ को लेके। शब्द सांची का ये प्रयास हमेशा रहता है कि ऐसे अतिथियों को हम अपने स्टूडियो में लाएं, उनसे बातें करें, हमें भी कुछ जानने का अवसर मिले उनकी ज़िंदगी के बारे में और आपको भी उनकी ज़िंदगी को नज़दीक से देखने का अवसर मिले। अगले किसी ऐसी शख्सियत के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।